अच्छी लगेगी। आइए शुरू। एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसका उड़ीसा में भी सम्मिलित था। आगे चलकर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा, 15 नवंबर 2000 को झारखंड। तो झारखंड जो अलग हुआ कितना परसेंट भूमि लेकर, तो लगभग 45.85% भाग को लेकर वो अलग हुआ। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए हैं। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है जनसंख्या में, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पर है। बिहार की शासन हेतु प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं उसे। विधायिका, जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। राज्य के विधायिका का नाम विधानमंडल है। जो राज्य में विधायिका है उसे विधानमंडल कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो कितने में दिए गए? 168 में के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का गठन किया गया है। जो राज्यपाल, आपको याद रखना, जो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, अगर विधान परिषद है तो, नहीं है तो केवल दो चीज़ से, राज्यपाल और विधान सभा से ही जो है मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। विधानमंडल को हम निम्न सदन कहेंगे और विधान परिषद को उच्च सदन कहेंगे। जैसे केंद्र में कहते हैं लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक उसी प्रकार यहाँ बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा निम्न सदन भी कहा जाता है। इनके सदस्यों की कुल संख्या 243 है। नवंबर 2000 में बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत एंग्लो इंडियन की एक सीट झारखंड के पास चली गई। विधान सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। विधानसभा का सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस बात को याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ये इम्पोर्टेंट है, यही आपको पॉलिटी के लिए ज़रूरी है कि किस अनुच्छेद के साथ विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। 178, छोटा सा डाटा, इसे आप कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर विधान परिषद के एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, ये 30 वर्ष को याद रखें, 30 वर्ष। परिषद का अध्यक्ष उपासित सदस्यों का कुल निर्वाचन सभा के द्वारा की जाती है। 169(1) के अंतर्गत अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के सभा एवं उपसभापति की नियुक्ति। 182 के अंतर्गत सभा और उपसभा की नियुक्ति है। इम्पोर्टेंट फैक्ट। कुल सदस्य जो है विधान परिषद में कितने हैं? 75 हैं। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? 63। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 7 सदस्य महिलाओं की संख्या होती है। और इसमें देख सकते हैं वर्तमान समय की बात है। विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई? तो 20 जनवरी 1913 को हुई थी। गणतंत्र भारत की पहली बैठक 16 फरवरी 1950 को। प्रथम सभापति जो है पूर्व स्वतंत्रता राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे, और स्वतंत्रता के समय जो हुए उसके बाद में श्याम प्रसाद सिंह हुए। प्रथम महिला जो बनी वो राजेश्वरी सरोज दास हैं। सर्वप्रथम सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर थे, और अभी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो हैं सम्राट चौधरी। विधानसभा की क्या स्थिति है उसे देखते हैं। जो विधानसभा है कुल सदस्य 243 होते हैं। अनुसूचित जाति से 38 होते हैं। जनजाति से केवल 2 होते हैं, जिसमें कटोरिया और मनियारी, इसको रखना इम्पोर्टेंट में। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह थे। प्रथम विधानसभा की स्वतंत्रता के बाद श्री बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बने। वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। प्रथम नेता प्रतिपक्ष के हैं S.K. बागे, और वर्तमान में जो नेता हैं विधानसभा के तो वो हैं विजय कुमार चौधरी सिंह। किस पार्टी को कितना मिला? जनता दल यूनाइटेड को 25 सीटें मिली थी।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि निर्दलीय कितने विधायक चुने गए थे, 6। ये इम्पोर्टेंट होता है, ये डाटा को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर कार्यपालिका, बिहार की जो कार्यपालिका व्यवस्था है वह 3 इकाइयों में बटा हुआ है जिनके स्तर से शासन व्यवस्था चलता है। तो कौन कौन है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत एक व्यवस्था है। राज्यपाल सरकार का संवैधानिक अथवा कार्यपालिका का प्रधान होता है। आपको याद रखना है, राज्यपाल संवैधानिक भी होता है और कार्यपालिका का प्रधान भी होता है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में ही निहित है। राज्य के प्रमुख वैधानिक प्रमुख होने के बावजूद राज्यपाल की मंत्रिपरिषद की सलाह अनुच्छेद 163 के अनुसार कार्य करेगी। यानी राज्यपाल जो कार्य करेगी वह अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेगी, उसकी सलाह से करेगी। कभी कभी वह अपने विवेक अनुसार भी कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। जो राज्यपाल है ना, वो प्रधानमंत्री की सिफारिश होती है और राष्ट्रपति उसमें सहयोग करते हैं। राज्यपाल बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए 35 ईयर्स। राज्यपाल केंद्र तथा राज्य के बीच कड़ी का काम करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर वह अन्य सभी कुलाधिपति होते हैं। जो सेंट्रल विश्वविद्यालय होते हैं उसके नहीं होंगे, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के अरविंद पनगड़िया सर हैं, तो उस केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़ करके यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये डाटा दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखे कि यहाँ पर राज्यपाल की जो शक्ति है वो जो है नियुक्ति है मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की, लोक सेवा आयोग की, अध्यक्ष की और बड़े बड़े अधिकारियों तक की नियुक्ति इनके पास है। और एंग्लो भारतीयों को जो ये मनोनीत करेंगे एक सदस्य, वो 333 के तहत करेंगे। कहता है कि विधानमंडल की बैठक को भी ये बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, इसकी अवधि तक को बढ़ा सकता है और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। केंद्र का एजेंट इसीलिए कहा जाता है इसे। आपको बताना है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे है? तो अध्यादेश जारी करने की जो राज्यपाल की शक्ति है वह अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में वित्त प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर राज्यपाल की स्वीकृति ना हो और फिर भी वित्त विधेयक को पारित करना है तो अनुच्छेद 202 में यह बात लिखा गया है। संविधान में 206 में यह बात है कि आप राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से भी वित्त विधेयक को पारित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को दंड या क्षमादान निलंबन कर सकता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए 217 उच्च न्यायालय से सलाह लिया जा सकता है, अनुच्छेद 217 के अंतर्गत। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1900 के तहत बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए। स्वतंत्रता पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिम्पसन हुए। आप सेट में इस तरह के क्वेश्चन को देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्यपाल ने देश जब आज़ाद हो गया तो राज्यपाल बने जयराम दास दौलत राम। उसके बाद बिहार में प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने उज्ज्वल नारायण सिन्हा। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन? तो 8 बार, याद रखिएगा, 8 टाइम्स राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 1968-69 में लगा। और तिथि भी याद रखना है हम लोग को, 28 जून 1968 को और 26 फरवरी 1968 तक लगा था। कुल पहली बार पूछा जा सकता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लगा? तो 242 दिनों तक लगा। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे नित्यानंद कानगो और मुख्यमंत्री थे भोला परसवान शास्त्री। मुख्यमंत्री की शक्तियों को देखेंगे। मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्ति है? मुख्यमंत्री ही राज्य का कार्य
पालक का वास्तविक प्रधान होता है। राज्यपाल विधानसभा बहुमत दल का नेता भी मुख्यमंत्री होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना होने पर राज्यपाल विवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य होने योग्य पूरी योग्यता रखता हो तथा साथ ही उसे 6 माह की अवधि में दोनों में किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो, अन्यथा उसे पद से त्याग देना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चूँकि 5 वर्ष में चुनाव होते रहते हैं। मुख्यमंत्री की शक्ति शासन को समुचित आधार प्रदान करने हेतु राज्यपाल को परामर्श देने का कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सिफारिश करते हैं। राज्य कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल को परामर्श देते हैं। मुख्यमंत्री की पदच्युति विधानसभा में अल्पमत की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाए जाते हैं। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है। इसको देखते हैं तो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हुए थे। बिहार में वर्तमान में 7वीं बार नीतीश कुमार बने हैं। बिहार में एकमात्र मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी है जो महिला थी, 3 बार पद पर रही थी, 3 बार वो मुख्यमंत्री चुनी गई थी। बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री में श्री माया प्रसाद सिंह का नाम आता है। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुए तो भोला पासवान शास्त्री के समय 3 बार लगा था, श्रीमती राबड़ी देवी के समय 2 बार लगा था, जगन्नाथ मिश्रा और राम सुंदर दास और लालू यादव के समय भी 2-2 बार लगा था। मंत्रिपरिषद राज्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य में राज्यपाल की सहायता हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा। अब राज्यपाल जो कार्य करेंगे वो मंत्रिपरिषद के सहयोग से करेंगे, इसीलिए उसका गठन जरूरी है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जितने भी सदस्य हैं उसको 15% से डिवाइड करेंगे, जो परसेंटेज आएगा उससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। मंत्री मंडल के स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। अब उनके कार्यों को देखेंगे। मंत्रिपरिषद विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करता है। जो विधायिका जो न्यायालय कानून बनाती है उसका पालन करने का कार्य मंत्रिपरिषद करता है। राज्य के प्रशासनिकों की नियुक्ति भी राज्यपाल के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के सहयोग से किया जाता है। राज्य का बजट तैयार करना हो, टैक्स में कमी या बढ़ोतरी करना हो, नीति निर्माण करने में मंत्रिपरिषद का योगदान होता है। यहाँ पर हम लोग कार्यपालिका को देख चुके हैं तो न्यायपालिका को देखेंगे। न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग होता है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। तो वह कौन सा संविधान है जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना होती है? तो अनुच्छेद 214 के तहत। परंतु अनुच्छेद 231 के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। संसद के पास यह अधिकार है किस अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद 231 के तहत कि 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय से काम चलाया जा सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का चलाया जा रहा है। बिहार राज्य के न्यायिक व्यवस्था के लिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, इस स्थापना डेट को याद रखेंगे, 3 फरवरी 1916 को हुई। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आखिर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, राज्यपाल शामिल होंगे और नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति में शामिल कौन हो रहा है? तो मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, 3 लोग शामिल होंगे, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पद तक बने रहेंगे वो 62 वर्ष तक वो पद पर बने रहेंगे। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे भी देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 की खंडपीठ कटक
को भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत हुई। कटक में एक खंडपीठ बैठा था और वहीं से इसका निर्णय हुआ। यह 1909 के शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया, जो भारत में शासन अधिनियम 1909 आया था। बिहार ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर एडवर्ड मायनर्ड जेम्स चामियार थे। यह इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे। जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश हैं, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, जब भारत आज़ाद हो गया उस समय कौन बना, आप मनमोहन को याद रखेंगे तो हो जाएगा काम। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के न्यायमूर्ति के अभी नए नए बने हैं के विनोद चंद्रन। महाधिवक्ता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार वह कौन सा अनुच्छेद है जहाँ महाधिवक्ता की चर्चा है, तो अनुच्छेद 165 में ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, राज्य का महाधिवक्ता रह चुका हो, यह रहना जरूरी है। यह राज्य का उच्च विधि अधिकारी हो। संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। देखिए, अनुच्छेद 177 के अंतर्गत वह राज्य विधानसभा में जाएगा, बोलेगा, भाग भी लेगा, लेकिन मत नहीं देगा। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहेगा। इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं है। ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है उसे देखेंगे तो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्व के आधार पर किया गया। इन भौगोलिक चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। प्रशासनिक व्यवस्था में चूँकि प्रशासनिक व्यवस्था राज्य की कार्यपालिका के अधीन होती है, प्रशासन की सुविधा के लिए इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जहाँ पहला भाग है प्रमंडल, दूसरा भाग है जिला, तीसरा भाग है अनुमंडल, चौथा भाग है प्रखंड और 5वां भाग है ग्राम पंचायत। राज्य के इन सभी प्रशासनिक इकाइयों का संचालन एवं उनके बीच समन्वय के लिए सचिवालय का गठन किया गया है। यानी कि इसे मॉनिटर करने के लिए एक सचिवालय है, जो मुख्य दस्तावेज वहीं पर रहते हैं और वहीं से ये सारे चीज़ें रेगुलेट होती है। आइए, सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय होता है। सचिवालय मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के नीचे कार्य करता है, जो राज्य के प्रशासन के शीर्ष संस्था भी है। वर्तमान में 44 विभाग है। आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में कितने विभाग हैं, तो 44 विभाग हैं। सचिवालय का प्रधान सचिव होता है, जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति को निर्धारित करना, निर्देशन करना, क्रियान्वयन करना। 3 फैक्टर है यहाँ पर। बिहार में सचिवालय का गठन 1912 ईस्वी को किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्रयास करते हैं आखिर प्रमंडल होता क्या है, तो प्रमंडल या जिला को मिलाकर एक प्रमंडल बनाया जाता है। सबसे नीचे सबसे उच्च अधिकारी आयुक्त होते हैं। यहाँ पर प्रमंडल में जो कमिश्नर होते हैं वही उच्च अधिकारी होते हैं। उनकी सहायता हेतु तो अनेक अपर आयुक्त होते हैं। जैसे शहर में दो एसपी होते हैं, एक नगर सिटी एसपी भी होते हैं, अन्य अधिकारी होते हैं। बिहार में 9 प्रमंडल है, तो उन प्रमंडलों के नाम कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना, पूर्णिया, मुंगेर। आइए एक एक करके देखते हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत ये प्रमंडल है कहाँ पर, मैप में आप लोग देखिएगा, उत्तर पूर्वी भाग में है कोसी प्रमंडल, जिसके अंतर्गत मधेपुरा, सहरसा, सुपौल इन प्रमंडलों के प्रमुख जिले हैं। इनका जो मुख्यालय है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सहरसा में है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले। कौन कौन, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल के पश्चिम में और तिरहुत प्रमंडल के पूर्व में दरभंगा प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर 4 जिले आते हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा में ही है, तो ये आसान है। तिरहुत प्रमंडल सारण प्रमंडल के पूर्व और दरभंगा प्रमंडल के पश्चिम में
तिरहुत प्रमंडल स्थित है। इस प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण जिले आते हैं। इन प्रमंडलों का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में। तो आपको याद रखना है तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। जैसे आपने कोसी का याद किए थे कि सहरसा में है। कोसी, सहरसा, किसी को आप कोसते हैं तो वो साहस लगाता है, इसीलिए कोसी का सहरसा। तिरहुत मुजफ्फरपुर। सारण का देखते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम और तिरहुत प्रमंडल के दक्षिण पश्चिम में सारण प्रमंडल स्थित है। इसके अंतर्गत सारण, सिवान, गोपालगंज आते हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज आते हैं। इसका मुख्यालय छपरा में। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, सारण छपरा में है। सारण छपरा में है। उसके बाद है भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत भागलपुर और बांका दो ही जिले आते हैं। इसका मुख्यालय भागलपुर में है। उसके बाद है मगध प्रमंडल। इसके अंतर्गत गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल जिले शामिल है। इसका मुख्यालय गया में है। मगध का भी याद रखना पड़ेगा। मगध गया, मगध गया, मगध तो गया, मगध तो हार गया। पटना प्रमंडल को देखते हैं। इसके अंतर्गत पटना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर जिले आते हैं। इसका मुख्यालय पटना में, ये इजी है। पूर्णिया प्रमंडल। इसके अंतर्गत पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आते हैं और कटिहार। इसका मुख्यालय पूर्णिया में है। मुंगेर प्रमंडल। इसके अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय जिले आते हैं। इसमें शेखपुरा भी है। इसका मुख्यालय मुंगेर में है। जिला क्षेत्रीय प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कई अनुमंडलों को मिलाकर जिला का निर्माण होता है। जिला का प्रमुख जिला अधिकारी, जिसे आप कलेक्टर या डीएम कहते हैं, जिसका सपना भी होता है आप लोग को बनने का। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां नव निर्मित जिले अरवल है, जो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि अरवल के अंतर्गत, अरवल जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि जो नए जिले हैं और प्रस्तावित जिले अभी बाढ़ हैं। अनुमंडल। कई प्रमंडलों को मिलाकर अनुमंडल बनाया जाता है। अनुमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी अनुमंडला अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे एसडीएम कहते हैं। इस पर प्रमंडलों के सर्किल ऑफिसर यानी सीओ जिसे बोलते हैं का निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडल पदाधिकारी मुख्य कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। पुलिस का नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्रीय, राज्य और जिले के आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंध भी करना होता है। वर्तमान में बिहार में 101 प्रमंडल हैं। तो देखेंगे कई गांवों को मिलाकर एक प्रखंड बनता है, जिसमें कई पंचायतें होती हैं। प्रखंड का प्रधान, प्रखंड बीडीओ जिसे बोलते हैं आप, होता है। भौगोलिक क्षेत्र के कल्याण एवं विकास के कार्यों का देखभाल करता है। अंचला अधिकारी भी होते हैं, जो ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, जैसे भू राजस्व वसूली, भू रिकॉर्ड, सरकारी अधिग्रहित भूमि की देखरेख करता है। वर्तमान में बिहार में 534 प्रमंडल है। सीओ के जगह पर एक नए पोस्ट का सृजन किया गया। आपको कमेंट में बताना होगा कौन सा पोस्ट है। ग्राम पंचायत। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ग्राम का प्रधान एवं सुधार ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 21 वर्ष है। बिहार में पंचायती कितनी पंचायत है? 8386। 88 याद रखना है, इस तरह भी याद कर सकते। बिहार में नगरीय प्रशासन की क्या स्थिति है, ये तो हम लोग देख लिए। पंचायत संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार 1992 में नगर स्वशासन के भाग 9 के क में सम्मिलित किया गया है। यानी 74वां संविधान संशोधन 1992 को होता है। इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उन परिवर्तनों को यहाँ पर देखेंगे। तो इन परिवर्तनों में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि अनुच्छेद 243 इस बात को भी ध्यान रखेंगे। में सामान्यतः 3 प्रकार की नगर पालिकाओं को सुनिश्चित किया गया है। बड़े नगर निगम होंगे, एक बड़े नगर निगम होंगे, एक नगर परिषद होंगे और एक नगर पंचायत होंगे। तीनों में अंतर होगा। जहां नगर पालिका का गठन सामान्यतः 20,000 व्यक्तियों से होगा, वहीं वर्तमान में 19 नगर निगम है। नगर निगम स्थानीय समिति होता है, जिसका प्रमुख महापौर कहलाता है। नगर पंचायत के विभिन्न अंगों के रूप में नगर अध्यक्ष और नगर
कार्यपालिका पदाधिकारी होते हैं। नगर प्रशासन हेतु नगर निगम और नगर परिषद एवं अन्य नगर पंचायत का मुख्य कार्य अपने अपने स्तर पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के नीति निर्देशन का संचालन करना होता है। स्वच्छ बनाए रखने हेतु नल जल का प्रबंध करना, आवागमन के मार्गों में सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना होता है। राज्य के नगर निगम को देखते हैं। पटना शहर नगर निगम बिहार राज्य द्वारा 1951 में पटना नगर अधिनियम पारित हुआ। 15 अगस्त 1952 ईस्वी को पटना नगर निगम की स्थापना हुई। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। पटना नगर निगम में एक मेयर और एक उप मेयर होते हैं। मेयर पटना शहर का प्रथम व्यक्ति होता है। जो मेयर होगा, आपसे पूछा जा सकता है राज्य में जो शहर होता है, जो पटना शहर है, उसमें प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यहाँ प्रथम व्यक्ति शहर का होता है, बल्कि अगर राज्य का बोला जाए तो राज्यपाल हो जाएगा। इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे, शहर का बोल रहा है। वर्तमान बिहार नगर निगम बिल 2007 में के अनुसार पटना नगर निगम मेयर का कार्यकाल को 5 वर्ष तक किया गया है। पटना नगर निगम में आय का जो स्रोत है वो कर से होगा, शुल्क एवं सरकारी अनुदान से होगा। नगर पालिका में समानता प्रतिनिधि के लिए नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण मिला हुआ है 50%? तो वह नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत जो नगर निगम है उसमें कहाँ कितने वार्ड हैं, ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ने से ही ठीक रहेगा। कुछ फैक्ट है उसे देखते हैं। तो बिहार का पहला नगर निगम पटना था। तो 19वां नगर निगम कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 19वां जो है सहरसा बना है, 18वां सीतामढ़ी बना है, नया बना है दोनों। शहर का प्रथम नागरिक महापौर मेयर होता है। जिला का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। आइए, बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्यमंत्री कौन थे और राज्यपाल कौन थे? इससे कभी ना कभी लगातार क्वेश्चन बनते रहता है, तो हम लोग को देखना चाहिए इस फैक्ट को। 1968 से 1969, ये सिर्फ याद रखिए कि भोला पासवान शास्त्री बने थे, उसके समय राष्ट्रपति शासन लगा था। तो भोला पासवान शास्त्री यहाँ पर भी है, भोला पासवान शास्त्री यहाँ पर भी है, जगन्नाथ मिश्रा हैं, राम सुंदर दास हैं, लालू प्रसाद के समय, राबड़ी देवी के समय। तो ये इसमें मुख्यमंत्री को आप याद रख लीजिए कौन कौन मुख्यमंत्री है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें भोला पासवान शास्त्री भी रहेगा, जगन्नाथ मिश्रा दे देगा, राम सुंदर दास दे देगा, और एक ऑप्शन कहीं और दूसरा बोलेगा इनमें से कौन राष्ट्रपति शासन के दौरान मुख्यमंत्री थे, तो हो जाएगा। उसके बाद राज्यपाल पूछ सकता है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन राज्यपाल थे। तो नित्यानंद कानगो बने थे राज्यपाल, एक बार देवानंद बरुआ रहे हैं, एक बार जगन्नाथ कौशल रहे हैं, AR किदवई रहे हैं, उसका सुंदर सिंह भंडारी रहे हैं, और बूटा सिंह। पूछेगा अंतिम बार किसके समय राष्ट्रपति शासन लगा था, तो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के समय, बूटा सिंह राज्यपाल के समय लगा था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। व्यवस्था की क्या स्थिति है बिहार में, पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थिति है उसे बारीकियों से समझने का प्रयास करेंगे। बिहार में ग्राम पंचायत का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तुरंत हुआ था। कब? 1947 में। तुरंत कब होगा? 1947। पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत ने 1949 विधिवत अपना कार्य आरंभ किया। चूँकि महात्मा गांधी का प्रेशर था, इसीलिए वर्ष 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया और उनके सुझाव के अनुसार बिहार में पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई। देखिए, पुराना चीज़ बहुत मजबूत होता है। 1959 ईस्वी में जो ये पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता लाए, आज वही व्यवस्था चल रही है और वही कारगर सिद्ध भी हो रहा है। लगातार बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो यही वजह है। ग्राम पंचायत स्तर पर उन्होंने बताया, पंचायत समिति स्तर पर बताया और जिला परिषद के आधार पर। पिछली बार BPSC में यहीं से क्वेश्चन पूछा था। बिहार में पंचायती राज सर्वप्रथम
बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई, जिसको 17 फरवरी 1962 में कानून में दर्जा मिल गया। पंचायती राज अधिनियम 1993 में क्या बातें हैं उसे देखेंगे। इसमें भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज अधिनियम 1993 आया, लेकिन संविधान संशोधन 1992 के तहत राज्य व्यवस्था को संविधान की 11वीं सूची में जोड़ा गया। पूछा जाता है किस सूची में जोड़ा गया है, तो 11वीं सूची में जोड़ा गया है, जिसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, जिसका वर्णन कहाँ है, जो उसका वर्णन 243 जी में है, ये भी याद रखना है, 243 जी में है। इसके अंतर्गत राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु उसके बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया। और इसमें क्या व्यवस्था रखा, तो बोला इसमें त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी। तो यहाँ पर 2 फैक्ट है, दोनों को आप लोगों को याद रखना है। उसमें 29 विषय जोड़े गए और यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचन का कार्य प्रावधान है। ग्राम पंचायत न्यूनतम संख्या 250 व्यक्ति होने चाहिए, इसका गठन अनिवार्य है। यहाँ पर बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर पंचायत होता है, ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है, और मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगा। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर याद रखिएगा, मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगा, ये बात याद रखिएगा आप लोग। और उच्च स्तर पर जिला परिषद, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, चूँकि पंचायत में पंचायत समिति बनते हैं, लगता है कि पंचायत समिति जो है छोटा है, नहीं, वो जो है आपका मध्य स्तर है। पंचायत समिति मध्य स्तर, चूँकि प्रमुख का निर्माण करता है, वो लोग प्रमुख बनाता है, इसीलिए यहाँ सबसे छोटा ग्राम पंचायत ही होगा। उच्च स्तर की बात करेंगे तो जिला परिषद का जो हेड होता है वो हो जाता है। ऐसा डाटा है, इसे देख लेते हैं हम लोग, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जिला परिषद कितने हैं, 38 हैं। पंचायत समिति कितने हैं, 534 हैं। पंचायत कितना, 8387 हैं। उसके बाद ये सब सदस्य हैं, न्याय मित्र है, कर्मचारी सचिव हैं, जिला राज्य अधिकारी हैं, प्रखंड अधिकारी हैं। इतना इम्पोर्टेंट ये सब नहीं रहता है, फैक्ट है उसे पूरा करते हैं। पंचायती राज के अंतर्गत सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 पारित किया गया है। किसमें, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, जिसमें 50% आरक्षण सीटों को आरक्षित किया गया है। ग्राम पंचायत के 6 विभाग हैं, आपसे पूछा जा सकता है, 6 विभाग हैं। ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया, ग्राम कचहरी। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है, जिसका सदस्य हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार, जबकि साल में 4 बार प्रावधान है बुलाने का। उसके बाद नीचे देखते हैं पंचायत समिति का क्या लेवल है। तो प्रखंड ब्लॉक स्तर पर ये पंचायत समिति होती है। इसका जो प्रधान होता है वो प्रमुख होता है, आप लोग जानते भी हैं, ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। पंचायत समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक 5,000 की आबादी होनी चाहिए। उप प्रखंड ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, मतलब मुखिया हेड होते हैं पंचायत में। देखते हैं यहाँ पर जिला है, जिला परिषद की बात हो रही है। जिला परिषद में राजस्व के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर की प्रशासनिक कार्य हेतु जिला परिषद का गठन होता है। इसकी आबादी 50,000 होनी चाहिए। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद का प्रधान प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, प्रत्यक्ष मतदान याद रखेंगे। इसकी बैठक अनिवार्यता 1 वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिला परिषद, 38 जिले हैं तो 38 जिला परिषद। इन सभी पंचायत समितियों में प्रमुख होते हैं। जिला परिषद का मुख्य कार्य जिला स्तर पर आपदा के राहत एवं सुरक्षा को प्रदान करना है। सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अंतर्गत जिला परिषद कार्य करता है।
पूरे करंट अफेयर के दौरान सबसे जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो मैप का सेक्शन होता है। स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत बिहार 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसी को देखेंगे। वही रिपोर्ट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पर बिहार के भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड दिया गया है, जो आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए वन रिपोर्ट को देखते हैं 2021 जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। के अनुसार बिहार में लगभग कितना 7380.79 वर्ग किलोमीटर वन है। ये इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% है। जबकि वृक्षा आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48%। क्या बात है यहाँ पर देखेंगे ध्यान से हम लोग इसको। इस प्रकार बिहार में कुल वन वृक्षा आवरण कितना है 9722 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.32% है। तो जहां रिपोर्ट 2019 की तुलना में 2021 में बिहार के वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछले रिपोर्ट में 1.03% अधिक हैं। बिहार 2021 में वृक्षा आवरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसको एक जगह समेट कर देखने का प्रयास करते हैं। तो वना आवरण कितना है 7381 वर्ग किलोमीटर है। तो परसेंट में कितना हुआ तो 7.84% हो गया। वृद्धि कितना हुआ है 75% का, ये डाटा याद रखेंगे। वृक्षा आवरण कितना है, कितने वृक्ष लगे हैं तो 2341 वर्ग किलोमीटर में वृक्ष लगे हैं। और ये वृक्ष का क्षेत्रफल कितना है 2.48% है। और कितने वृद्धि हुई है 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 9722 वर्ग किलोमीटर में बिहार में पूरा वन है। और कितना परसेंट में है 10.32% भाग में है। तो वृद्धि कितना हुआ दोनों को जोड़िए पता चल जाएगा 413 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। राज्य में वन अति सघन वन की अगर बात करें तो उसका है अति सघन वन 333 वर्ग किलोमीटर में जाने, और मध्य घने वन 3286 वर्ग किलोमीटर है, और खुले वन 3762 वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद अति सघन वन 332 ये डिटेल से डाटा है 0.35% है। मध्य घने वन कितना है आपको ये याद रखना है 3.49% है। उसके बाद खुले वन कितना है 4% क्षेत्र में है। कुल कितना हुआ 7.84% हो गया। झाड़ियाँ कितनी है तो 0.25% है। नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है 92.91% है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाला बिहार के प्रमुख 3 जिलों में बात करें तो कैमूर टॉप पर है। आपको याद रखना 1051.56 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद स्थान आता है पश्चिम चंपारण का, दोनों देखिएगा मैप में एक सीध में ही है। और रोहतास आता है तीसरे नंबर पर, रोहतास आता है। तो आपको याद रखना कैमूर पश्चिम चंपारण रोहतास। क से कैमूर कैसे, चौ से चंपा, रो से रोया कैसे चंपा रोया। कैमूर पश्चिम चंपारण रोहतास कैसे चंपा रोया, ये भी एक ट्रिक लगा सकते हैं आप। अगर करंट अफेयर में कुछ भी जानना चाहिए तो वन रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाला बिहार में 3 जिला कौन है तो शेखपुरा है, अरवल है और जहानाबाद है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा, हम लोग लगा सकते हैं शेख अरवल जहान में, शेख अरवल जहान में यानी शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जिलों में कैमूर, उसके बाद जमुई और नवादा आता है। तो कैमूर का परसेंटेज कितना क्षेत्र में वन है तो 31.56% एरिया में वन है कैमूर में। यानी कैमूर का जो क्षेत्र है उसमें 31.56% में। और उसका जमुई का जो है 51.39% भाग में वन है। ये जो जिला है जमुई उसके अंतर्गत 21.39। और वहाँ पर जो हम लोग देखे थे पूरे राज्य स्तर पर देखे थे सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा कम वन कहाँ है। कम वन शेखपुरा में जान गए, शेखपुरा, उसके बाद अरवल में, उसके बाद जहानाबाद में। चूँकि बीपीएससी में क्वेश्चन
जो है जिस हिसाब से दे रहा है उसमें इस तरह के डाटा को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। और जिला वाइज देखते हैं तो कैमूर में 31.56 मिला, जमुई में 21.39%, नवादा में 20.72%। ये तीनों ही डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रतिशत के आधार पर निम्न वर्णों वाले 3 जिला सबसे कम बोल रहा है तो शेखपुरा है, बक्सर है, सिवान है और गोपालगंज है। तो 4 जिला ऐसा आ गया जिसमें वन कम है। भी फैक्ट है उसे भी याद रखना पड़ेगा। देखिए, पूछा जाएगा कि वनों में वृद्धि और कमी कहाँ ज़्यादा हुआ, तो सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य बांका है। बांके बिहारी पावरफुल, ऐसे भी याद रख सकते हैं, बांके बिहारी पावरफुल। तो बांके बिहारी पावरफुल तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ, कितना 16.21% पर वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम वृद्धि वाला राज्य कैमूर है। कैसे तुम मूर्ख बन गया यार, तो इसे भी याद रख सकते हैं। सबसे कम वन में जो वृद्धि हुआ है वो कैमूर में हुआ। कैसे तुम मूर्ख बन गया यार, तो कैमूर हो जाएगा। बांके बिहारी पावरफुल है तो सबसे अधिक वृद्धि हुआ यहाँ पर। तो ये ट्रिक है, छोटा मोटा हम लोग बनाते रहते हैं बैठे बैठे। आगे देखते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 928.80 वर्ग किलोमीटर है, जो 85.71% एरिया को घेरे हुए हैं। आइए बिहार में पशुधन को देखते हैं। 32.93 मिलियन है। सबका कान में छेद करके जो डाल दिया गया था, वो जनगणना हुआ था पशु सबका, देखोगे पीला पीला उसके कान में लगाया गया था। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, कार्बन की हाई स्टॉक कितना 56.88 मिलियन टन है, जो देश के कुल कार्बन का 0.79% है। देश के हिसाब से तो कम ही है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति क्या नाम है उसका, उस प्रजाति को जानना चाहिए हम लोगों को जो आक्रामक है, तो लेंटाना कैमारा नाम है। पूछ सकता है एग्जाम में कि वह कौन सी आक्रामक प्रजाति है, तो लेंटाना कैमारा। बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र कितना है, जहाँ पर आग लग सकता है, 24.38% एरिया है, वर्ग किलोमीटर है। बिहार में कम आग प्रवण क्षेत्र 4726.67 वर्ग किलोमीटर है। बिहार एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्यजीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 3.44% एरिया को घेरता है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहाँ वन्यजीव अभयारण्य है। तो आइए देखते हैं, आप लोग के सामने ये डाटा रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो है भीम वन्यजीव अभयारण्य है, जो मुंगेर में है। इसकी स्थापना 1976 को हुआ था। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, जो गया में है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में ही है। नागी नकटी जमुई में है। नागी भी नकटी भी दोनों याद हो गया। उसके बाद पंत राजगीर में है, पंत जी नालंदा राजगीर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में, याद रखना है, वाल्मीकि और उदयपुर पश्चिम चंपारण। विक्रमशिला डॉल्फिन, ये तो याद ही रहेगा आप लोग को, भागलपुर में है। बरेला वैशाली, बरेला ब से बरेली ब से वैशाली। बरेला झील कहाँ पर है, जहाँ पर सलीम अली अभयारण्य भी है, ये वैशाली में ही है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य काफ़ी फेमस रहा था, ये पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है, जहाँ पर रूस से जो है साइबेरियन पक्षी आते रहते हैं। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है, ये भी अभी फेमस हुआ था, चर्चा में था हाल ही में। हम लोग 7 निश्चय योजना को देखेंगे और बिहार में क्या क्या वर्क हो रहा है उसे जानेंगे।